भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों के अपशिष्ट उत्पादों से मुक्त द्रव्य एवं ऊर्जा का परिणाम है। प्रदूषण के अनेक प्रकार हैं। प्रदूषण को परिवहित एवं विसरित होने के माध्यम के आधार पर प्रदूषण को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भू प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। जल प्रदूषण बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिक विस्तारण के कारण जल के अविवेकपूर्ण उपयोग से जल की गुणवत्ता का बहुत अधिक निम्नीकरण हुआ है। नदियों, नहरों, झीलों तथा तालाबों आदि में उपलब्ध जल शुद्ध नहीं रह गया है। इसमें अल्प मात्रा में निलंबित कण, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ समाहित होते हैं। जब जल में इन पदार्थों की सांद्रता बढ़ जाती है तो जल प्रदूषित हो जाता है और इस तरह वह उपयोग के योग्य नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में जल में स्वतः शुद्धिकरण की क्षमता जल को शुद्ध नहीं कर पाती है। चित्र 12.1 बहिस्राव को काटते हुई नई दिल्ली से संलग्न अति प्रदूषित यमुना नदी पर झाग फोम की व्यापक परत के बीच नौका संचालन दिखाई गई है। यद्यपि जल प्रदूषण प्राकृतिक स्रोतों, अपरदन, भूस्खलन और पेड़ पौधों तथा मृत पशुओं के सड़ने गलने आदि से प्राप्त प्रदूषकों से भी होता है, तथापि मानव क्रियाकलापों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण चिंता के वास्तविक कारण है। मानव जल के उद्योगों, कृषि एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से प्रदूषित करता है। इन क्रियाकलापों में उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायक है। तालिका 12.1 प्रदूषण के प्रकार और स्रोत। वायु प्रदूषण के प्रकार: सन्निहित प्रदूषण, प्रदूषण के स्रोत। वायु प्रदूषण सल्फर के ऑक्साइड, SO2, SO3, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, सीसा, एल्डोहाइड्रेट्स, एस्बेस्टोस एंड बेरिलियम। प्रदूषण कोयले, पेट्रोलियम और डीजल का दहन, जलना, औद्योगिक प्रक्रम, ठोस कचरा निपटान, वहित मल, जल मल निपटान आदि। प्रदूषण जल प्रदूषण: बदबू, घुलित एवं निलंबित ठोस कण, अमोनिया तथा यूरिया, नाइट्रेट तथा नाइट्रट्स, क्लोराइड्स, फ्लोराइड्स, कार्बोनेट, तेल एवं ग्रीस, चिकनाई, कीटनाशकों एवं पीड़कनाशी के अवशेष, टैनिन, कोलीफॉर्म, MPM, जीवाणु गणना, सल्फेट्स और सल्फाइड्स। भारी धातुएं जैसे कि सीसा, आर्सेनिक, पारा, मैग्नीज आदि रेडियोधर्मी तत्व। वहित मल निपटान: नगरीय वहित मल, उद्योगों के विषाक्तता, कृषि भूमि के ऊपर से बहता जल बहिस्राव तथा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। भू प्रदूषण: मानव एवं पशु मलादि विषाणु एवं जीवाणु द्वारा रोगवाहक विरलन, कीटनाशक एवं उर्वरक अपशिष्ट, क्षारीयता, फ्लोराइड्स, रेडियोधर्मी पदार्थ। अनुचित मानव क्रियाकलापों, अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट का निपटान, पीड़कनाशी एवं उर्वरकों का उपयोग। ध्वनि प्रदूषण: सहन क्षमता से अधिक ऊंची ध्वनि का स्तर। वायुयान, मोटर वाहन, रेलगाड़ी, औद्योगिक प्रक्रम तथा विज्ञापन मीडिया। उत्पाद प्रक्रिया में उद्योग अनेक वांछित उत्पाद पैदा करते हैं जिनमें औद्योगिक कचरा, प्रदूषित अपशिष्ट जल, जहरीली गैसें, रासायनिक अवशेष, अनेक भारी धातुएं, धूल, धुआं आदि शामिल होते हैं। अधिकतर औद्योगिक कचरे को बहते जल में अथवा झीलों आदि में विसर्जित कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप विषाक्त रासायनिक तत्व जलाशयों, नदियों तथा अन्य जल भंडारों में पहुंच जाते हैं जो इन जलों में रहने वाले जैव प्राणियों को नष्ट करते हैं। सर्वाधिक जल प्रदूषक उद्योग चमड़ा, लुगदी व कागज वस्त्र तथा रसायन हैं। आधुनिक कृषि में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का उपयोग होता है जैसे कि कार्बनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक आदि भी प्रदूषक उत्पादन करने वाले घटक हैं। इन रसायनों को नदी, झीलों तथा तालाबों में बहा दिया जाता है। यह भी रसायन जल
रसायन जल के माध्यम से जमीन में स्रावित होते हुए भूजल तक पहुंच जाते हैं। उर्वरक धरातलीय में नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ा देते हैं। भारत में तीर्थ यात्राओं, धार्मिक मेलों व पर्यटक आदि जैसे सांस्कृतिक गतिविधियां भी जल प्रदूषण का कारण है। भारत में धरातलीय जल के गंगा और यमुना नदियों के प्रदूषण के स्रोत। नदी एवं राज्य प्रदूषित पटरियां प्रदूषण की प्राकृतिक मुख्य प्रदूषक। गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, कानपुर का अनुप्रवाह, बनारसी का अनुप्रवाह, फरक्का बांध, कानपुर जैसे नगरों से औद्योगिक प्रदूषण, नगरीय केंद्रों का घरेलू अपशिष्ट, नदियों में लाश का विसर्जन। कानपुर, इलाहाबाद, बनारसी, पटना तथा कलकत्ता जैसे नगर घरेलू कचरे को नदी में निर्मुक्त करते हैं। यमुना दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश, दिल्ली से चंबल के मिलने तक, मथुरा व आगरा, हरियाणा व उत्तर प्रदेश द्वारा पानी की सिंचाई हेतु निर्गमन। कृषि गतिविधियों के कारण यमुना जल में उच्च स्तर पर सूक्ष्म प्रदूषकों का प्रवाह। दिल्ली का घरेलू एवं औद्योगिक कचरे का नदी में प्रवाहित करना। दिल्ली का अपने घरेलू अपशिष्ट को नदी में डालना। लगभग सभी स्रोत दूषित हो चुके हैं और मानव के उपयोग के योग्य नहीं है। जल प्रदूषण विभिन्न प्रकार के जल जनित बीमारियों के एक प्रमुख स्रोत होता है। संदूषक जल के उपयोग के कारण प्रायः दस्त, डायरिया, आंतों के कृमि, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत में लगभग 1/4 संचारीय रोग जल जनित होते हैं। यद्यपि नदी प्रदूषण सभी नदियों से संबंधित है, लेकिन गंगा नदी जो भारत के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से होकर बहती है, का प्रदूषण सभी के लिए चिंता का विषय है। गंगा नदी की स्थिति में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गंगा सफाई राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया था। वर्तमान नमामि गंगे कार्यक्रम इसी से संबंधित है। वायु प्रदूषण को धूल, धुआं, गैस, कुहासा, दुर्गंध और वाष्प जैसे संदूषकों की वायु में अभिवृद्धि व उसके अवधि के रूप में नमामि गंगे कार्यक्रम। एक नदी के रूप में गंगा एक राष्ट्रीय महत्व है, लेकिन प्रदूषण को नियंत्रित करके नदी के संपूर्ण मार्ग की सफाई की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ नमामि गंगे कार्यक्रम आरंभ किया है। शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था करना, औद्योगिक प्रवाह की निगरानी, नदियों का विकास, नदी के किनारे पर वनीकरण जिससे जैव विविधता में वृद्धि हो, नदियों के तल की सफाई। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड में गंगा ग्राम का विकास करना, नदी में किसी भी प्रकार के पदार्थों को न डालना, भले ही वे किसी अनुष्ठान से संबंधित हो, इससे प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। इसके संबंध में लोग में जागरूकता पैदा करना। ग्रीन लिस्ट स्मोक इन ग्रीन लिस्ट टॉप 10 पॉपुलेशन sites. Rani-Pets in TN features on the blacklist among with the untitled Chernobyl air pollution biggest killer in the Southeast Asia, says WHO. चेरनोबिल यूक्रेन, रसिया का हो गया, डोमिनिकन रिपब्लिक, जिम्बाब्वे, कोबिया, लाओलिया, पेरू का, लिन्फी चाइना का, और मलयूसु काजाकिस्तान का, और नोरिक्स रसिया का, रानीपेट तमिलनाडु इंडिया का। होयर लेदर टेनिंग द वेस्ट कंटिन्यूड ग्राउंड वाटर विद द रुदन्या परिस्थिति रसिया का। ये लिविंग हेल्थ डिनोट कर रखा है, लिया जाता है, जो मनुष्य, जंतुओं और संपत्ति के लिए हानिकारक होते हैं। ऊर्जा के स्रोत के रूप में विभिन्न प्रकार के ईंधन के प्रयोग में वृद्धि के साथ पर्यावरण में विषाक्त धुएं वाली गैसों के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषण होती है। जीवाश्म ईंधन का दहन, खनन और उद्योग वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। ये प्रक्रियाएं वायु में सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा तथा एस्बेस्टस को निर्मुक्त करते हैं। वायु प्रदूषण के कारण श्वसन तंत्रिय तथा रक्त संचरण संबंधी विभिन्न बीमारियां होती हैं। नगरों के ऊपर कुहारा
जिसे शहरी धूम कुहरा कहा जाता है, वस्तुतः वायुमंडल प्रदूषण के कारण होता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होता है। वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा भी हो सकती है। नगरीय पर्यावरण का वर्षा जल विश्लेषण इंगित करता है कि गर्मियों के पश्चात पहली बरसात में पीएच का स्तर उत्तरवर्ती बरसातों से सदैव कम होता है। ध्वनि प्रदूषण विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि का मानव की सहनीय सीमा से अधिक तथा असहज होना ही ध्वनि प्रदूषण है। विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिकी अन्वेषणों के चलते हाल ही के वर्षों से यह एक गंभीर समस्या बनकर उभरा है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत विविध उद्योग, मशीनीकृत निर्माण तथा तोड़ फोड़ कार्य, तीव्र चलित मोटर वाहन और वायुयान इत्यादि हैं। इनमें सायरन, लाउड स्पीकर, फेरी वाले तथा समुदाय गतिविधियों से जुड़े विभिन्न उत्सव संबंधी कार्यों से होने वाले अबाधित किंतु प्रदूषण करने वाले शोर को भी जोड़ा जा सकता है। सुस्थिर शोर के साथ स्तर को डेसिबल के संदर्भ में ध्वनि स्तर के द्वारा मापा जाता है। चित्र में 12.5 पंच पटमालाई बॉक्साइट खनन में ध्वनि प्रदूषण की जांच ध्वनि प्रदूषण के सभी स्रोतों में से यातायात द्वारा पैदा किया गया शोर सबसे बड़ा क्लेश है। इसकी तीव्रता और प्राकृतिक इन घटकों पर निर्भर करता है, जैसे कि वायुयान वाहन, रेलगाड़ी के प्रकार, उन सड़कों की दशा तथा साथ ही साथ वाहन की स्थिति ऑटोमोबाइल्स के संदर्भ में जैसे कार्गो पर निर्भर करती है। समुद्री यातायात में शोर की तीव्रता माल को चढ़ाने व उतारने का निपटान करने वाले पतन तक अधिक सीमित रहती है। उद्योग भी ध्वनि प्रदूषण का कारण है, जिसमें उद्योग के आधार पर तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। ध्वनि प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है तथा इसकी तीव्रता प्रदूषण से स्रोत जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन मार्ग, हवाई अड्डे इत्यादि मुख्य मार्ग से दूर कम होती जाती हैं। भारत के कई बड़े शहरों एवं महानगरों में ध्वनि प्रदूषण बहुत खतरनाक है। क्या आप जानते हैं ओशियन 10 times noisier today than the 14 years ago. A study of the Scrippius Institute of the Oceanography has revealed that the ocean noise has in the crescent tenfolded since the 1916. Oceanologist Sean Biggess, Johan Hildebrand from the Scrippius and Mark M.C. Donald from the Well Acoustics Colorado studies declassified U.S. Navy document and they come to the conclusion that global shipping has contributed a lot to the increasing the under areas noise population. They said with the population increase around the globe in the recently decade, the underwater world had also become the noisier place, adding that the effect of a greater noise on the marine life was still unknown. Finding revealed a tenfold increasing the underwater ocean noise as the compared with the 1916. They said the noise level in the 2003-2004 were about the 10 to 12 decibel higher than the 1964. 1966, their reason could be due to the west increasing in the global shipping trade, the number of ships plying the ocean and higher स्पीड ऑफ वेजल। नगरीय अपशिष्ट निपटान नगरीय क्षेत्रों को प्राय अतिसंकुलन, भीड़ भाड़ तथा तीव्र बढ़ती जनसंख्या के लिए अपर्याप्त सुविधाएं और उसके परिणाम स्वरूप साफ सफाई की खराब स्थिति एवं प्रदूषित वायु के रूप में पहचाना जाता है। ठोस अपशिष्टों कचरे के द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण काफी महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि विभिन्न स्रोतों द्वारा जनित अपशिष्टों की मात्रा बहुत अधिक होती जा रही है। ठोस कचरे की अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पुराने एवं प्रयुक्त सामग्रियों शामिल की जाती हैं, जैसे कि जंग लगी पीने, टूटे कांच के सामान, प्लास्टिक के डिब्बे, पॉलीथीन की थैलियां, रद्दी कागज, राख, फ्लापियां, सीडी आदि का भिन्न भिन्न स्थानों पर लगाया जाता है। इस त्यागे गए सामान को कूड़ा करकट, रद्दी
रद्दी, गद्दी, गंदी एवं कबाड़ आदि कहते हैं, जिनका दो स्रोतों से निपटान होता है। पहला घरेलू प्रतिष्ठानों से और दूसरा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से। घरेलू कचरे को या तो सार्वजनिक भूमि पर या निजी ठेकेदारों के स्थलों पर डाला जाता है, जबकि औद्योगिक व्यावसायिक इकाइयों के कचरे एक का संग्रहण, एक निपटान जन सुविधाएं नगर पालिकाओं के द्वारा निचली सतह की सार्वजनिक जमीन खड्डों पर निस्तारण किया जाता है। कारखानों, विद्युत गृहों तथा भवन निर्माण या विध्वंसक से भारी मात्रा में निकली राख या मलबे के परिणाम स्वरूप गंभीर समस्या पैदा हो गई है। ठोस अपशिष्ट से अप्रिय ये दृश्य दिखाई गई है। द I moved into this second floor from the first to get the view of the sea, and the garbage has piled up to this level, obstructing the view. obstructing the view ये ऊपर वाले सेकंड फ्लोर पे कचरे डाल रही है। बदबू, मक्खियों एवं कृंतकों जैसे चूहे से स्वास्थ्य संबंधित जोखिम पैदा हो जाते हैं, जैसे टाइफाइड, मियादी बुखार, दौराल में पारिस्थितिकी के पुनर्भरण और मानव स्वास्थ्य के सुरक्षण की एक अनुकरणीय उदाहरण केस अध्ययन। प्रदूषण भोगता है कि के वैश्विक नियम के आधार पर मेरठ के निकट दौराल में लोगों की प्रतिभागिता के सहारे पारिस्थितिकी के पुनर्भरण और मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए प्रयास किया गया है। मेरठ के एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ द्वारा पारिस्थितिकी पुनर्भरण के एक मॉडल की रचना के 3 वर्ष बाद परिणाम आने आरंभ हो गए। दौराल स्थित उद्योग के पदाधिकारी, गैर सरकारी संगठनों, सरकारी अधिकारियों और अन्य पणधारियों की मेरठ में हुई मीटिंग में परिणाम सामने आए। लोगों के शक्तिशाली तर्कों, प्रामाणिक अध्ययनों और दबाव ने इस गांव के 12,000 निवासियों को एक नया जीवन दान दिया है। सन 2003 की बात है जब दौराल वासियों की दयनीय दशा ने एक जनहित सभा सिविल सोसाइटी का अध्ययन आकृष्ट किया तो 12,000 लोगों की जनसंख्या वाले इस गांव का भूजल भारी धातुओं के संपर्क में संदूषित हो चुका था। इसका कारण यह था कि दौराल के उद्योग के अनुपचारित अपशिष्ट जल का भूजल स्तर में निस्खलन हो रहा था। एनजीओ के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य स्तर संबंधी सर्वेक्षण किया और एक रिपोर्ट बनाई। उस संगठन, ग्रामीण समुदाय और जन प्रतिनिधियों ने आपस में बैठकर इन समस्याओं के टिकाऊ समाधान ढूंढने का प्रयास किया। उद्योगपतियों ने पारिस्थितिकी की गिरती दशा को नियंत्रित करने में गहरी रुचि दिखाई। गांव की ऊपरीली टंकी, ओवरहेड टैंक की क्षमता बढ़ाई गई और समुदाय को पीने योग्य जल उपलब्ध कराने के लिए 900 मीटर की अतिरिक्त पाइपलाइन बिछाई गई। गांव के गाद युक्त तालाब को साफ किया गया और इसे गाद विमुक्त करके पुनः जल से भर दिया गया। बड़ी मात्रा में गाद को हटाकर अधिक मात्रा में जल का मार्ग प्रशस्त किया गया तथा जल भृतों में जल पुनः भरा जाए। जगह जगह वर्षा जल संग्रहण की संरचनाएं बनाई गई जिनसे मानसून के पश्चात भूजल के संदूषण में कमी आई। 1000 वृक्षों की लगाए गए जिनसे पर्यावरण का संवर्धन हुआ। गलघोटू, डिप्थीरिया, दस्त, हैजा, कलरा आदि। इसके साथ ही कूड़ा कचरा अक्सर क्लेश पैदा करते हैं। जब कभी भी इनका लापरवाही से निपटान किया जाता है तो यह हवा में फैलने एवं बरसाती पानी से छितरने के कारण परेशानी का कारण बनता है। नगरीय क्षेत्रों के आसपास औद्योगिक इकाइयों के संकेंद्रण से भी औद्योगिक अपशिष्टों में वृद्धि होती है। औद्योगिक कचरे को नदियों में डालने से जल प्रदूषण की समस्या होती है। नगर आधारित उद्योगों तथा अनुपचारित वहित मल के कारण नदियों के प्रदूषण से अनुप्रवाह में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा होती है। भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान एवं गंभीर समस्या है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई व बेंगलुरु आदि महानगरों में ठोस अपशिष्ट के 90% को एकत्रित करके उसका निपटान किया जाता है, लेकिन देश के अन्य अधिकांश शहरों में अपशिष्ट का 30% से 50% कचरा
बिना एकमात्र किए छोड़ दिया जाता है, जो गलियों में, घरों के पीछे, खुली जगहों पर तथा पड़ती जमीनों पर इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिम पैदा हो जाते हैं। इन अपशिष्टों का संसाधन के रूप में उपचारित कर इनका ऊर्जा पैदा करने व कंपोस्ट खाद बनाने में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अनौपचारिक अपशिष्ट धीरे धीरे सड़ते हैं और वातावरण में विषाक्त गैस छोड़ते हैं, जिनमें मीथेन गैस भी सम्मिलित है। क्या आप जानते हैं? ये जानने वाले देख लीजिए, दृश्य में ये प्रदर्शित हैं क्रियाकलाप। क्या हम क्या फेंकते हैं और क्या और क्यों? हमारा कचरा अपशिष्ट कहाँ जाकर समाप्त होता है? रद्दी बीनने वाले बच्चे कचरे को क्यों खंगालते हैं? क्या इसका कुछ मूल्य होता है? क्या हमारा नगरीय अपशिष्ट उपयोगी है? ये दृश्य महिम मुंबई में नगरीय अपशिष्ट का एक दृश्य दिखाई गई है। ग्रामीण शहरी प्रवास। ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर जनसंख्या प्रवाह अनेक कारकों से प्रभावित होती है, जैसे कि नगरीय क्षेत्रों में मजदूरों की अधिक मांग, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के निम्न अवसर तथा नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बीच विकास का असंतुलित प्रारूप आदि। ये जानने के लिए वर्तमान समय में विश्व के 6 अरब जनसंख्या का 47% में से 47% जनसंख्या नगरों में रहती है और निकट भविष्य में इसमें और अधिक जुड़ जाएंगे। इस अनुपात तक 2008 तक 50% तक पहुंचने का अनुमान है। ये सरकार दबाव बनाएगी कि वे जीवन की वांछित गुणवत्ता के लिए इष्टतम अवसंरचना के साथ नगरीय क्षेत्रों को जीने के लिए बेहतर स्थान बनाए। 2050 तक विश्व की अनुमानित 2/3 जनसंख्या नगरों में रह रही होगी, जो क्षेत्र के अवसंरचना और नगरों के संसाधनों पर और अधिक दबाव डालेगी। यह दबाव स्वच्छता, स्वास्थ्य, आपराधिक समस्याओं तथा नगरीय गरीबी के रूप में व्यक्त होगा। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि एक प्राकृतिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप जब मृत्यु दर की अपेक्षा वृद्धि दर अधिक हो, निवल अप्रवास जहां बाहर जाने वाले की अपेक्षा आने वाले अधिक हों, और कभी कभी नगरीय क्षेत्रों का पुनर्वर्गीकरण, जिसमें आसपास की ग्रामीण जनसंख्या को शामिल कर लिया जाता है, के कारण बढ़ती है। भारत में एक अनुमान के अनुसार 1961 के बाद शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या में 60% की वृद्धि हुई है और इसमें 29% जनसंख्या ने ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास किया। भारत में नगरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। चूंकि छोटे एवं मध्यम नगरों में रोजगार के कम अवसर उपलब्ध होते हैं, गरीब लोग सामान्यतः अपनी आजीविका के लिए इन शहरों को छोड़कर सीधे महानगरों में पहुंचते हैं। इस विषय पर बेहतर समझ बनाने हेतु नीचे एक अध्ययन दिया गया है, इस ध्यानपूर्वक पढ़ें और ग्रामीण नगरीय प्रवास की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करें। केस अध्ययन। रमेश अनुबंध के आधार पर तलचर, उड़ीसा का कोयला क्षेत्र में निर्माण स्थल पर पिछले 2 वर्षों से एक वेल्डर के रूप में कार्य कर रहा है। वह अपने ठेकेदार के साथ साथ देश भर में विभिन्न जगहों जैसे कि सूरत, मुंबई, गांधीनगर, भरूच, जामनगर आदि नगरों में जाता है। वह प्रतिवर्ष अपने पितृगत गांव में पिता के पास 20,000 रुपये भेजता है। उसके द्वारा भेजे गए पैसे मुख्यतः दैनिक उपभोग, स्वास्थ्य की देखभाल, बच्चों की पढ़ाई आदि पर खर्च होता है। कुछ पैसे कृषि जमीन की खरीद तथा घरों के निर्माण पर भी खर्च होता है। रमेश के परिवार के रहन सहन का स्तर सार्थक रूप से सुधरा है। 15 वर्ष पहले हालत ऐसी नहीं थी। परिवार बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। उसके 3 भाई और उनके परिवार 3 एकड़ भूमि पर निर्भर थे। परिवार बुरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ था। रमेश को अपनी पढ़ाई 9वीं कक्षा में ही छोड़नी पड़ी। शादी के बाद वह और भी कठिन परिस्थिति में घिर गया। इसी समय रमेश अपने गांव के कुछ सफल उत्प्रवासियों से प्रभावित हुआ, जो लुधियाना में काम कर रहे थे और गांव में अपने परिवार को पैसे और उपभोक्ता वस्तु भेजकर पास पोल रहे थे। इस तरह परिवार की कंगाली और लुधियाना में नौकरी का भरोसा पाकर वह अपने मित्रों के साथ पंजाब चला आया। उसने 1988 में लुधियाना के एक उन फैक्ट्री में 20 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी से 6 माह तक काम किया। अपनी
इस अल्प आय में वैयक्तिक खर्चों का इंतजाम कर पाने की मुश्किल के साथ साथ उसे नई संस्कृति और पर्यावरण के साथ स्वयं को अनुकूलित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके बाद उसने अपने दोस्त के मार्गदर्शन पर लुधियाना से सूरत गुजरात में काम करने का निर्णय लिया। सूरत में उसने वेल्डिंग के काम करने का कौशल सीखा और उसके बाद वह उसी ठेकेदार के साथ अलग अलग जगहों पर जाता रहता है। हालांकि रमेश के गांव में उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरी है, परंतु उसे अपने से दूर रहने की पीड़ा झेलनी पड़ती है। वह अपनी पत्नी एवं बच्चों को अपने साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि उसकी नौकरी अस्थायी और अस्थानांतरित है। स्लम डिलीवर्स आर द बैकबोन्स ऑफ लेबर फोर्सेज। झुंगियों व फैक्ट्रियों में आग, दो हताहत। अब और धधक उठा। झुंगी वाले को सौदा घेरवा में फ्लैट। क्या आपने कोई गंदी बस्ती देखी है? अपने शहर की किसी गंदी बस्ती में जाएं और वहां रहने वाले लोगों की समस्याओं के बारे में लिखें। धारा 20 एशिया का विशालतम गंदी बस्ती स्लम। बसें सिर्फ बस्ती की परिधि से गुजरती है। ऑटो रिक्शा अपवाद स्वरूप भी इसके अंदर नहीं जा सकते। धारा 20 केंद्रीय मुंबई का एक हिस्सा है जहां तिपहिए वाहन का प्रवेश भी निषेध है। इस गंदी बस्ती में केवल एक मुख्य सड़क गुजरती है। इसे नाइट फुट रोड के गलत नाम से जाना जाता है, जो अपनी चौड़ाई में घटाकर आधे से कम कर रह गई है। कुछ एक गालियां, एक पगडंडियां इतनी सकरी है कि वहां से एक साइकिल का गुजरना भी मुश्किल है। समूची बस्ती अस्थायी निर्माण के भवन हैं जो कि 2 से 3 मंजिलें ऊंची हैं तथा उनमें जंग लगी लोहे की सीढ़ियां ऊपर की जाती हैं, जहां एक ही कमरे को किराए पर लेकर पूरा परिवार रहता है। कई बार तो यहां एक कमरे में 10 से 12 लोग रहते हैं हुए देखे जा सकते हैं। यह एक प्रकार से विक्टोरिया लंदन में पूर्वीय सिरे के औद्योगिक इकाई का उत्कृष्ट अनुवर्ती संस्करण जैसा है, लेकिन धारावाहिक बहुत ही निराशाजनक रहस्यों का पालक है। अपेक्षाकृत धनाढ़ मुंबई के निर्माण में इसकी भूमिका है। यहाँ पर छाया रहित स्थान, वृक्ष रहित, सूर्य की रोशनी, धूप, असंगृहित गृहित कचरा, गंदे पानी के ठहरे हुए गड्ढे, जहाँ केवल अमानवीय प्राणी जैसे काले काऊं और लंबे भरे चूहे के साथ साथ कुछ के सर्वाधिक सुंदरतापूर्ण तथा भारत में निर्मित मूल्यवान एवं उपयोगी सामान बनाए जाते हैं। धारावी से मृत्तिका शिल्प, सेरेमिक्स, मिट्टी के बर्तन, काशीदारी एवं जरी का काम, परिष्कृत जमड़े का काम, उच्च फैशन वस्त्र आदि, महीन पीरवा राट धातु, रैट मेंटल का कार्य, उत्कृष्ट आभूषण सेट, लकड़ी की पच्चीकारी तथा फर्नीचर आदि भारत एवं दुनिया भर के धनाढ़ के घरों तक जाता है। धारावी वस्तु सागर का एक हिस्सा है जो कि व्यापक रूप से कचरे से भरी जगह पर है, जिसे कचरा मुख्यतः यहाँ पर रहने के लिए आने वाले लोगों द्वारा उत्पादित किया गया था, जो अधिकतर अनुसूचित जाति और गरीबी मुसलमान आदि थे। यहाँ नीलदार चादरों से बनी 20 मीटर ऊंची जगह भवन इधर उधर संबंध पड़ती है, जिनमें खाल एवं चमड़ा शोधन के कार्य होते हैं। यहाँ पर खुशी का हिस्सा यह है कि सभी जगह कूड़ा कचरा छितराया होता है। सी ब्रुक 1996 प्रश्न 50, 51 और 52। टिप्पणी विकासशील देशों में रमेश जैसे गरीब, अर्ध शिक्षित एवं अकुशल श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों से प्रायः शहरी क्षेत्रों के असंगठित एवं अनौपचारिक क्षेत्रों के छोटे मोटे धंधे परिवार का पोषण करने के लिए प्रवास करते हैं। चूंकि गंतव्य स्थान पर मजदूरी काफी कम होती है, इसीलिए पत्नियों को गांव में बच्चों और बड़े की देखभाल के लिए छोड़ दिए जाता है। इसी कारण ग्रामीण नगरीय प्रवास में पुरुषों का प्रभुत्व होता है। गंदी बस्तियों की समस्या, नगरीय या नगरीय केंद्रों की अवधारणा को ग्रामीण से विभेदित करने के लिए आवासीय भूगोल में परिभाषित किया गया है, जिसके बारे में आप पहले ही इस पुस्तक
के कुछ अध्यायों में पढ़ चुके हैं। मानव भूगोल के सिद्धांत नामक पुस्तक में पढ़ चुके हैं कि इस अवधारणा को विभिन्न देशों में अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। नगरीय एवं अनगरीय बस्तियां अपने प्रकारों में भिन्न होती हैं और कई बार वे दूसरे के पूरक होती हैं। इन सब के बावजूद ये नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र दो भिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी वातावरण में विकसित हुई हैं। भारत, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या अधिक है और इसका 2011 में लगभग 69% जनसंख्या ग्रामीण है, जहां गांवों को महात्मा गांधी ने आदर्श गणतंत्र माना था, वहां अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र अभी भी गरीब है और प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न है। यहाँ पर अधिकतर ग्राम प्रमुख नगरीय कोड के पृष्ठ प्रदेश की रचना करते हुए इनके परिशिष्ट के रूप में विद्यमान है। इससे ऐसा लगता है कि नगरीय केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों के विपरीत अभिभेदीकृत एवं एक रूप इकाइयां है। इसके विपरीत भारत के नगरीय केंद्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं विकास के अन्य संकेतों के किसी अन्य क्षेत्र की अपेक्षा कहीं अधिक विविधतापूर्ण है। सबसे भी ऊपर फार्म हाउस तथा उच्च आय वर्ग की बस्तियां हैं, जिनमें चौड़ी सड़कें, स्ट्रीट लाइट, जल एवं स्वच्छता सुविधाओं, पार्क, उपवन तथा सुविकसित हरी पट्टियों, खेल के मैदान एवं वैयक्तिक सुरक्षा के प्रावधान तथा वैयक्तिकता के अधिकार के रूप में सुविकसित नगरीय अवसंरचना है। दूसरे छोर पर झुंगी बस्तियां, गंदी बस्तियां, झोपड़पट्टी तथा पटरियों के किनारे बने ढांचों खड़े हैं। इनमें वे लोग रहते हैं जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में आजीविका की खोज में प्रवासी होने के लिए विवश होना पड़ा, या वे ऊंचे किराए या जमीन की महंगी कीमत के कारण पर अच्छे आवासों में नहीं रह पाते। वे लोग पर्यावरण की दृष्टि से बेमेल और निम्नलिखित क्षेत्रों में कब्जा कर रहते हैं। गंदी बस्तियां न्यूनतम वांछित आवासीय क्षेत्र होते हैं, जहां जीर्ण शीर्ण मकान, स्वास्थ्य की निम्न सुविधाएं, खुली हवा का अभाव तथा पेयजल, प्रकाश तथा शौच सुविधाओं जैसी आधारभूत आवश्यकता चीजों का अभाव पाया जाता है। खुले में शौच, अनियमित जल निकासी व्यवस्था, भीड़ भरी संकरी सड़कें, स्वास्थ्य तथा सामाजिक समस्याएं। स्वच्छ भारत मिशन शहरों के नवीनीकरण का एक हिस्सा है, जिसे भारत सरकार ने शहरी गंदी बस्तियों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शुरू किया है। इसके अतिरिक्त गंदी बस्तियों में की अधिकांश जनसंख्या नगरीय अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में कम वेतन और अधिक जोखिम भरा कार्य करते हैं। परिणाम स्वरूप ये लोग अल्प पोषित होते हैं और इन्हें विभिन्न रोगों और बीमारियों की संभावना बनी रहती है। ये लोग अपने बच्चों के लिए उचित शिक्षा का खर्च भी वहन नहीं कर सकते। गरीब उन्हें नशीली दवाएं, शराब, अपराध, गुंडागर्दी, पलायन, उदासीनता और अंततः सामाजिक बहिष्कार के प्रति उन्मुख करती हैं। गंदी बस्तियों के निवासियों के बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित क्यों रह जाते हैं? भू निम्नीकरण कृषि योग्य भूमि पर दबाव का कारण केवल सीमित उपलब्धता ही नहीं है, वरना इसकी गुणवत्ता में कमी भी इसका कारण है। मृदा अपरदन, लवणता, जल आक्रांतता तथा भूमि क्षारकता से भूमि निम्नीकरण होता है। भू उर्वरकता के अप्रबंधन के साथ इसका अविरल उपयोग होने पर क्या स्थिति होगी? भू निम्नीकरण होगा तथा उत्पादकता में कमी आएगी। भू निम्नीकरण का अभिप्राय अस्थायी या अस्थायी तौर पर भूमि की उत्पादकता की कमी है। यद्यपि सभी निम्न कोटि भूमियां व्यर्थ भूमि नहीं है, लेकिन अनियंत्रित प्रक्रिया इसे व्यर्थ भूमि में परिवर्तित कर देती है। भू निम्नीकरण दो प्रक्रियाओं द्वारा तीव्रता से होता है। ये प्रक्रियाएं प्राकृतिक तथा मानव जनित हैं। भारतीय दूर संवेदना संस्थान ने व्यर्थ भूमि को दूर संवेदन तकनीकी की सहायता से सीमांकित किया है और इन प्रक्रियाओं के आधार पर इनको वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे प्राकृतिक खड्डे, मरुस्थलीय या तटीय रेतीली भूमि, बंजर चट्टानीय क्षेत्र, तीव्र ढाल वाली भूमि तथा हिमानीय क्षेत्र। ये मुख्यतः प्राकृतिक कारकों द्वारा घटित हुई है। प्राकृतिक तथा मानव जनित प्रक्रियाओं से निम्न कोटि भूमियों में जलाक्रांत व दलदली क्षेत्र, लवणता व क्षारता से प्रभावित भूमियां, झाड़ी सहित व झाड़ियों रहित भूमियां आदि सम्मिलित हैं। कुछ अन्य निम्न कोटि भूमियां भी हैं, जैसे
कृषि जनित क्षेत्र रोपण, कृषि जनित क्षरित वन क्षारित चारागाह तथा खनन व औद्योगिक व्यर्थ क्षेत्र जो मानवीय प्रक्रियाओं से कृषि के अयोग्य हुई है। तालिका 12.3 से यह प्रदर्शित है कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं की अपेक्षा मानवीय प्रक्रियाओं के द्वारा अधिक व्यर्थ भूमि का विस्तार हुआ है। केस अध्ययन। झाबुआ जिला मध्य प्रदेश के अति पश्चिमी कृषि जलवायु क्षेत्र में अवस्थित है। यह वास्तव में हमारे देश के सर्वाधिक 5 पिछड़े जिलों में से एक है। जनजातीय जनसंख्या विशेषतः भील का उच्च सांद्रण इसकी विशेषता है। लोग गरीबी के कारण कष्ट झेल रहे हैं और यह गरीबी जंगल एवं भूमि दोनों संसाधनों के उच्च दर से निम्नीकरण के कारण प्रबलित हो गया है। यहाँ भारत सरकार के ग्रामीण विकास तथा कृषि मंत्रालय दोनों ही से जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम फंड अनुदानित है, जिन्हें झाबुआ जिले में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है। यह निम्नीकरण को रोकने तथा भूमि की गुणवत्ता को सुधारने में सफल सिद्ध होगा। जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम भूमि, जल तथा वनस्पति के बीच संबंध को पहचानता है और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन एवं समुदाय सहभागिता से लोगों के आजीविका को सुधारने का प्रयास करता है। पिछले 5 वर्षों में ग्रामीण विकास मंत्रालय से निधि प्राप्त राजीव गांधी मिशन द्वारा क्रियान्वित जल संभरण प्रबंधन ने अकेले झाबुआ जिले की लगभग 20% भूमि पर उपचार किया है। साझी संपदा संसाधन पर वृक्षारोपण स्रोत मूल्यांकन रिपोर्ट राजीव गांधी मिशन फॉर जल संभरण प्रबंधन मध्य प्रदेश 2002 का दिखाया गया है। झाबुआ जिले के पेटलावाड़ विकास खंड जिले के सर्वाधिक उत्तरी छोर पर स्थित है तथा सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों की साझेदारी तथा जल संभरण प्रबंधन हेतु समुदाय की प्रतिभागिता का सफल और रोचक प्रकरण प्रस्तुत करता है। पेटलवाड़ा विकास खंड के भील कारावट गांव के शतरूढ़ी बस्ती समुदाय ने अपना स्वयं का प्रयास करके विस्तृत भागों की साझी संपदा संसाधनों को पुनर्जीवित किया है। प्रत्येक परिवार ने साझी संपदा में एक पेड़ लगाया और उसे अनुरक्षित किया। इसके साथ ही प्रत्येक परिवार ने चारागाह भूमि पर चारा घास को बोया और कम से कम 2 वर्षों तक उसकी सामाजिक घेराबंदी। इसके बाद भी उनका कहना था कि इन जमीनों पर कोई खुली चराई नहीं होगी और पशुओं की आहार पूर्ति हेतु नाद बनाए जाएंगे और इस प्रकार से उन्हें यकीन था कि जो चारागाह उन्होंने विकसित किए हैं वे भविष्य में उनके पशुओं का सतत पोषण करते रहेंगे। इस अनुभव का एक रोचक पक्ष यह है कि समुदाय इस चारागाह प्रबंधन प्रक्रिया की शुरुआत करते कि इससे पहले ही पड़ोसी गांव के एक निवासी ने उस पर अतिक्रमण कर लिया। गांव वाले ने तहसीलदार को बुलाया और साझी जमीन पर अपने अधिकारों को सुनिश्चित कराया। इस अनुवर्ती संघर्षों को गांव वालों द्वारा सुलझाया गया, जिसके लिए उन्होंने साझी चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने वाले दोषी को अपने प्रयोक्ता समूह का सदस्य बनाकर उसे साझी चारागाह भूमि की हरियाली से लाभांश देना आरंभ किया। साझी संपदा संसाधन के बारे में भूमि संसाधन एवं कृषि वाले अध्याय को देखें। ये झाबुआ में साझी संपदा संसाधन की भूमि समतलीकरण में समुदाय प्रतिभागिता AS 2014 में ये दृश्य दिखाई गई